हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मॉडल पेपर पर। दोस्तों आज मैं और न्यू टॉप 100 क्वेश्चन लेके आया हूं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इन दोस्तों प्रश्नों में से लगभग 80% तो किसी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम का वीडियो को करेंगे शुरू। इससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मॉडल पेपर को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर कर लें। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन को आज हम पूरा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों पहला प्रश्न यहाँ पर बन रहा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है। अगर कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, ये निर्णय राज्य में कौन करता है। अगर दोस्तों धन विधेयक है वो दोस्तों राज्यसभा में पेश किया जाता है। और ये दोस्तों देखिए कि कोई धन विधेयक है या नहीं है। ये विधेयक जो प्रस्तावित पास किया जाता है, पारित किया जाता है, वो विधेयक क्या धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय दोस्तों कौन करता है। इसका निर्णय दोस्तों कौन करता है। ए राज्यपाल, ए में है दोस्तों राज्यपाल, बी में दोस्तों मुख्यमंत्री। क्या राज्यपाल कोई धन विधेयक है उसकी जो निर्णय क्या राज्यपाल लेगा, या दोस्तों बी में क्या मुख्यमंत्री इसका निर्णय लेगा, सी में क्या दोस्तों विधान के सभी अध्यक्ष हैं वे दोस्तों क्या निर्णय लेंगे कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं, या डी में दोस्तों वित्त मंत्री है, क्या वित्त मंत्री इस पर फैसला लेगा कि ये विधेयक क्या धन विधेयक है या नहीं इसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर सी है। तो दोस्तों कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधान के सभी अध्यक्ष होते हैं, वे दोस्तों इसका निर्णय लेते हैं। यानी कि समझ लेना कि कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधान के सभी अध्यक्ष लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, किसी विधान परिषद के सदस्य संख्या, किसी विधान परिषद के सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा सदस्य संख्या के कितने से अधिक नहीं हो सकता। यानी कि दोस्तों किसी विधान परिषद के सदस्य की संख्या और उस राज्य के विधानसभा है उनकी दोस्तों सदस्यों की संख्या में दोस्तों कितने से अधिक नहीं हो सकते। ए में दोस्तों क्या 2/3 से अधिक नहीं हो सकते, बी में क्या 1/3 से अधिक नहीं हो सकते, सी में दोस्तों हैं कि 3/3 से क्या अधिक नहीं हो सकते, और डी में दोस्तों हैं 1/4 से क्या अधिक नहीं हो सकते। दोस्तों इसमें दोस्तों सही उत्तर है 1/3, बी ऑप्शन सही है। यानी किसी विधेयक परिषद के सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकते। यानी 1/3 से अधिक 1/3 से अधिक दोस्तों नहीं हो सकते। ये प्रश्न दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाएगा। बहुत मोस्ट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न क्विज पर हम देते हैं ध्यान। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी कि दोस्तों भारत का संविधान है, उसमें दोस्तों जो नियम है वो किस देश के संविधान से लिया गया है जिसमें राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम है। दोस्तों जो भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका नामांकन राष्ट्रपति करेगा, ये नियम दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ए में है अमेरिका, ठीक है, ए में कौन है अमेरिका, बी में है दोस्तों आयरलैंड, सी में है दोस्तों फ्रांस, और डी में दोस्तों है दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों ये नियम बी ऑप्शन सही है, आयरलैंड से लिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों समझ लेना कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम है दोस्तों, वो दोस्तों आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से योजना आयोग का प्रतिपादन किस से हुआ है। यानी योजना आयोग है, इसका दोस्तों प्रतिस्थापना की बात की जा रही है। ये दोस्तों
किस से हुआ है, ये दोस्तों कौन करता है। ए दोस्तों क्या केंद्र आयोग करेगा, बी में दोस्तों मुखर्जी आयोग करेगा, अगर सी में दोस्तों है नीति आयोग करेगा, या डी दोस्तों इनमें से कोई नहीं। इसमें दोस्तों ये ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, नीति आयोग। कौन है दोस्तों, नीति आयोग। तो दोस्तों यहाँ पर नीति आयोग है। तो नीति आयोग योजना आयोग की प्रतिस्थापना किस से हुआ है, यानी कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया है, इसकी नीति आयोग हो चुका है। अगला प्रश्न है, इस पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से भाषा के आधार पर दोस्तों, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन है, यानी कि दोस्तों इनमें से भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित राज्य कौन सा है। तो चलिए दोस्तों, निम्न में से भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य, यानी भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य दोस्तों कौन सा है। ए उत्तर प्रदेश, बी दोस्तों है राजस्थान, सी है दोस्तों आंध्र प्रदेश, और डी में दोस्तों है केरल। इसमें से भाषा के आधार पर दोस्तों आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। इसमें दोस्तों सी ऑप्शन सही है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है पर दोस्तों जो आंध्र प्रदेश है, जो दोस्तों यहाँ पर आंध्र प्रदेश की बात की जा रही है, आंध्र प्रदेश की, ठीक है। तो निम्न भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। दोस्तों ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र को घटा सकता है या बढ़ा सकता है। इसमें दोस्तों ए में है सांसद, ए में है दोस्तों सांसद, बी में है दोस्तों क्षेत्रीय परिषद, सी में है लोकसभा, डी में है दोस्तों राष्ट्रपति। इसमें दोस्तों ए ऑप्शन है वो सही है, यानी कि यहाँ पर ए ऑप्शन है वो सही है। यहाँ पर संसद राज्य के क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकता है। संसद है वो दोस्तों राज्य के क्षेत्र को घटा भी सकता है और उसे बढ़ा भी सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में किया गया है। यानी कि संघीय न्यायपालिका है, इसका उल्लेख दोस्तों भारत के किस भाग में, संविधान के किस भाग में किया गया है। ए में दोस्तों भाग 1 में क्या किया गया है, बी में दोस्तों भाग 5 में, सी में दोस्तों भाग 5 में, या दोस्तों यहाँ पर डी में है भाग 9 में। यहाँ पर दोस्तों भाग 5 नहीं भाग 4 है, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। भारत के संविधान के भाग 5 में दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, यानी कि भाग दोस्तों 5 में भारतीय संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 5 में किया गया है। भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन होता है। संविधान सभा का दोस्तों संवैधानिक सलाहकार कौन होता है। इसमें दोस्तों ए में जवाहरलाल नेहरू, बी में BL राव, सी में राजेंद्र प्रसाद, और डी में दोस्तों महात्मा गांधी। यहाँ पर दोस्तों जो BN राव है दोस्तों वो दोस्तों सही है, BN राव है जो दोस्तों सही है। इसमें ये है कि भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार BN राव है। कौन है, BN राव है। अगला प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। भारत में विभाजन के बाद भारतीय संविधान है दोस्तों, संविधान सभा के सदस्य की संख्या कितनी है। विभाजन के बाद दोस्तों याद रखना, विभाजन के बाद फिर दोस्तों किसकी सदस्य संख्या, संविधान सभा की। फिर दोस्तों सदस्य की संख्या पूछी, यानी 3 ऑप्शनों में एक प्रश्न पूछा है। यानी भारत में विभाजन के बाद भारतीय संविधान में सदस्यों की संख्या कितनी है। ए में 280 से, बी में 299, सी में 290 और डी में दोस्तों 252। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, 299। यानी कि दोस्तों भारत में संविधान, जो भारत विभाजन के बाद दोस्तों भारतीय संविधान के सदस्यों की संख्या 299 है। कितनी है, 299 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश के बाहर हो तो उस स्थिति में दोस्तों कार्यभार कौन ग्रहण करेगा। ये प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और अब हुए 2 कंपटीशन एग्जामों में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अब दोस्तों ये प्रश्न है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अगर विदेश में गए हो किसी काम के लिए, दोनों देश से बाहर गए हुए हो तो दोस्तों देश में देश का जो कार्यभार दोस्तों कौन संभालेगा। ए में प्रधानमंत्री, बी में राज्यपाल, सी में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, डी में है दोस्तों अटॉर्नी जनरल। जो अटॉर्नी जनरल है क्या वो संभालेगा। इसका दोस्तों सही उत्तर होगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। यानी यदि भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों दोस्तों देश से कहीं बाहर हो तो उस समय सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपना कार्यभार संभालेगा। अगला प्रश्न पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से लोक लेखा समिति के कितने सदस्य हैं। यहाँ पर दोस्तों प्रश्न बनता है कि लोक लेखा ये जो है इसकी दोस्तों समिति है, इसके दोस्तों सदस्य की संख्या कितनी है। ए में 20, ए में दोस्तों 20 है, बी में दोस्तों 22 यानी 22 है, सी में 28 और 28 है, या दोस्तों डी में दोस्तों बताया गया है कि 13 या 30 है। इसमें दोस्तों 22 ऑप्शन सही है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। लोक लेखा जो समिति है भारत में उसके सदस्यों की संख्या 22 यानी 22 है। लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या 22 है। चलिए प्रश्न अगला। किस विधानसभा में धन विधेयक किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यानी कि दोस्तों विधानसभा में अगर कोई धन विधेयक है तो उसमें किसकी अनुमति के बिना धन विधेयक को दोस्तों प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ए राष्ट्रपति, बी में दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष, सी में है दोस्तों राज्यपाल और डी में है मुख्यमंत्री। सी ऑप्शन सही है राज्यपाल। दोस्तों इसमें देखिएगा जो विधानसभा में धन विधेयक हो, अगर विधानसभा में कोई धन विधेयक जो राज्यपाल की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। अगर राज्यपाल है अनुमति देता है तो धन विधेयक प्रस्तुत कर सकते हो, अगर राज्यपाल अनुमति नहीं देगा तो धन विधेयक प्रस्तुत नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में के संशोधन करने के में कौन सक्षम है। मौलिक अधिकारों में अगर संशोधन करना है तो उसमें दोस्तों कौन करेगा। ए राष्ट्रपति, बी क्या लोकसभा करेगा, सी में दोस्तों बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय करेगा, या डी में संसद। यानी कि इसमें दोस्तों डी ऑप्शन है जो संसद सही है। कौन सही है। संसद ऑप्शन है दोस्तों वो दोस्तों सही है। यानी कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास होती है और इसमें संशोधन दोस्तों संसद करेगा। कौन करेगा। संसद करेगा। अब चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। संविधान के प्रमुख अनुच्छेद के अनुसार भारत है। संविधान के अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह। एक राज्यों का समूह ए में बताया गया है। बी में दोस्तों है राज्यों के फेडरेशन। तीसरे में है दोस्तों राज्यों का एक संघ और डी में बताया गया है राज्यों का कन्फेडरेशन। इसमें दोस्तों सी ऑप्शन सही है, भारत एक राज्यों का संघ है। ये दोस्तों भारत के अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अविश्वास जो प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव है दोस्तों किस सदन में लाया जाता है। ए में है दोस्तों किसी भी सदन में लाया जा सकता है, बी में है दोस्तों लोकसभा में, सी में राज्यसभा में, डी इनमें से कोई नहीं। बी ऑप्शन है जो दोस्तों सही है, लोकसभा है दोस्तों। इसमें अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है जो कैबिनेट समिति का क्या अर्थ है। निम्नलिखित में से कैबिनेट समिति का क्या अर्थ है।
दोस्तों कैबिनेट समिति का अर्थ क्या है, ये प्रश्न पूछा गया है। ए में है एक संवैधानिक ये संस्था है क्या, बी में बताया गया है कि ये एक अतिरिक्त संवैधानिक संस्था है, या सी में एक न्यायिक संस्था है दोस्तों, या डी में बताया गया कि एक अर्थव्यवस्था संस्था है। इसमें दोस्तों बी ऑप्शन सही है, ये एक अतिरिक्त संवैधानिक संस्था है। ये दोस्तों एक अतिरिक्त संवैधानिक संस्था है। कैबिनेट समिति दोस्तों एक अतिरिक्त संवैधानिक संस्था है। कैबिनेट मंत्री दोस्तों एक अतिरिक्त संवैधानिक संस्था है। चलिए अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। भारत के संविधान में कोई विशेषता नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। ए में दोस्तों एकीकृत न्यायपालिका, बी में दोहरी नागरिकता, सी में दोस्तों आपातकालीन प्रबंध, और दोस्तों इसमें डी में मौलिक कर्तव्य। यानी कि इसमें दोस्तों एकल न्यायपालिका भारतीय संविधान में एक प्रावधान में है। दोस्तों भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है दोस्तों, भारत में एकल नागरिकता है। क्या है? एकल नागरिकता है। आपातकालीन प्रबंध भारत के संविधान में है और मौलिक कर्तव्य भी है, यानी कि इसमें नहीं है पूछा है, इसलिए इसमें बी ऑप्शन सही है। भारत के संविधान में दोहरी नागरिकता का ऑप्शन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निकालने के लिए कौन जिम्मेदार है। राज्य में दोस्तों लोक सेवा के सदस्यों को निकालने के लिए जिम्मेदार कौन होगा। इसमें ए राज्यपाल, बी दोस्तों राष्ट्रपति, सी में यूएएस के अध्यक्ष, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें दोस्तों राष्ट्रपति ऑप्शन ए ऑप्शन सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निकालने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की होती है, यानी कि इसमें दोस्तों बी ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति। यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निकालने के लिए राष्ट्रपति की जिम्मेदारी होती है। अगला प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। राज्य विधानसभा द्वारा पारित एक साधारण विधेयक अधिकतम अवधि के लिए विधान परिषद द्वारा विलंबित किया जाता है। अगर कोई विधानसभा द्वारा पारित किया गया विधेयक है, वो दोस्तों विधान परिषद द्वारा कितने महीनों के लिए विलंबित किया जा सकता है। ए में दोस्तों क्या 1 महीने के लिए, बी में क्या 6 महीनों के लिए, सी में क्या 3 महीनों के लिए, या डी में 4 महीनों के लिए। डी ऑप्शन सही है, 4 महीने। राज्य विधानसभा द्वारा पारित एक साधारण विधेयक अधिकतम अवधि 4 महीनों के लिए विधान परिषद है दोस्तों। इस विधेयक को निलंबन 4 महीनों के लिए कर सकता है, इससे अधिक नहीं। अगला प्रश्न है, सामूहिक जिम्मेदारी में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। सामूहिक जिम्मेदारी में दोस्तों मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। ए में दोस्तों संसद, बी में लोकसभा है, सी में दोस्तों राज्यसभा, और डी में दोस्तों राष्ट्रपति। इसमें लोकसभा ऑप्शन सही है दोस्तों, यानी कि लोकसभा बी ऑप्शन सही है। सामूहिक जिम्मेदारी में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा जिम्मेदार होगा। इसमें दोस्तों लोकसभा जिम्मेदार होगा। अगला प्रश्न है, निर्विरोध चुने गए एकमात्र राष्ट्रपति थे। जो दोस्तों ऐसा कौन सा राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे, इनके सामने कोई नहीं थे। पहला है इसमें राजेंद्र प्रसाद, बी में दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह, सी में है दोस्तों नीलम सचिन रेड्डी, और डी में है दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम। इसमें दोस्तों नीलम सजीव रेड्डी सी ऑप्शन सही है, यानी कि भारत में ऐसा नीलम सजीव रेड्डी एकमात्र दोस्तों भारत के नीलम सजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति से जो दोस्तों निर्विरोध चुने गए थे, जो दोस्तों निर्विरोध के रूप में चुने गए थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चुनाव प्रचार कितना समय मिलता है। राष्ट्रपति पद में उम्मीदवारों को दोस्तों चुनाव प्रचार करने के लिए कितना वक्त मिलता है। ए में दोस्तों 1 माह, बी में दोस्तों 2 सप्ताह, सी में 15 दिन, या डी इनमें से कोई नहीं। इसमें दोस्तों 2 सप्ताह ऑप्शन सही है, यानी कि बी ऑप्शन। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार करने के लिए 2 सप्ताह का वक्त मिलता है, यानी कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो, अगर वो उम्मीदवार चुनाव प्रचार करेगा तो उनके लिए 2 सप्ताह का समय मिलता है, इससे अधिक नहीं मिलता। अगला प्रश्न है,
दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल अधिकारी है, यानी इनमें से कौन सा एक मूल अधिकारी है जिसमें भारतीय संविधान का विकास हुआ है, जिससे दोस्तों भारतीय संविधान का विकास हुआ है। ए में दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935, बी में है दोस्तों अमेरिका का संविधान, सी में फ्रांस का संविधान, ब्रिटेन का संविधान डी में है। यानी इसमें भारत शासन अधिनियम 1935 दोस्तों सही है, ए ऑप्शन। यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 एक वो मूल अधिकार है जिसमें भारतीय संविधान का विकास हुआ है। भारत संविधान का विकास भारत शासन अधिनियम 1965 जो 35 है 1935 इसके तहत हुआ है। चलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर कर दें। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है 424 व संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। यानी हमें बताना है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग है जिसमें नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख आपको मिलता है। इसमें दोस्तों ए ऑप्शन में है तीसरा भाग, बी ऑप्शन में दूसरा भाग और सी ऑप्शन में चतुर्थ भाग चौथा भाग और डी में है दोस्तों सातवां भाग। अब इसे सी ऑप्शन सही है, चतुर्थ भाग। यानी कि दोस्तों संविधान के चतुर्थ भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। संविधान के चतुर्थ भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। ये प्रश्न कई बार कंपटीशन एग्जाम में 100% पूछा गया है और इस प्रश्न को कई हजारों बार दोहराया जा चुका है। यानी कि ये प्रश्न अगले कंपटीशन एग्जाम में 100% आएगा। चलिए अगला प्रश्न है भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। यानी कि भारतीय संसद में लोक लेखा समिति है, इनका अध्यक्ष कौन होगा। ए में दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष, बी में दोस्तों राज्यसभा अध्यक्ष, सी में विपक्षी दल का क्या नेता, डी में दोस्तों है लोकसभा का अध्यक्ष। यानी कि इसमें दोस्तों विपक्षी दल का नेता, सी ऑप्शन सही है। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता होता है। विपक्षी दल का नेता भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का जो नेता है वो होता है। चलिए अगला प्रश्न है लैटिन में कौन से रिट का मतलब हम आज्ञा देते हैं। रिट का मतलब बताना हमें लैटिन भाषा में, जिसका अर्थ होता है हम आज्ञा देते हैं। ए में दोस्तों उत्प्रेषण लेख, बी में दोस्तों परमादेश, सी में बंदी प्रत्यक्षीकरण और डी में है अधिकार पर्चा। इसमें दोस्तों परमादेश बी ऑप्शन सही है। दोस्तों लैटिन भाषा में परमादेश जो रिट है, परमादेश का मतलब हम आज्ञा देते हैं ये होता है। चलिए अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए किसी भी संसद में कम से कम कितने दिन पहले लिखित सूचना देनी पड़ती है। अगर दोस्तों राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाना है और हमें कम से कम कितने दिन पहले लिखित के रूप में हम उसको सूचना देंगे। ए में दोस्तों 7 दिन पहले, बी में 14 दिन पहले, सी में दोस्तों 30 दिन यानी 1 मंथ पहले और डी में दोस्तों 60 मंथ यानी 2 मंथ पहले, 60 दिन यानी 2 मंथ पहले। इसमें दोस्तों 14 दिन यानी कि 2 सप्ताह यानी 14 दिन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए किसी भी संसद में हमें कम से कम 14 दिन यानी 2 सप्ताह से पहले हमें लिखित के रूप में राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों संसद में निर्णायक मत किसके पास होता है। संसद का दोस्तों निर्णायक मत है वो दोस्तों किसके पास होता है। ए में दोस्तों सभापति, बी में राष्ट्रपति, सी में प्रधानमंत्री और डी है इनमें से कोई नहीं। यानी इसमें दोस्तों सभापति ऑप्शन वो है जो सही है। सभापति ऑप्शन दोस्तों सही है। यानी कि यहाँ पर ए ऑप्शन होगा, संसद में निर्णायक मत सभापति के पास होता है। निर्णायक मत है दोस्तों संसद का निर्णायक मत जो दोस्तों सभापति के पास होता है। सभापति है उसके पास निर्णायक मत होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में चुनाव प्रणाली किस देश से ली गई है।
भारत में दोस्तों चुनाव करने की जो प्रणाली है वो भारत के दोस्तों किस देश के संविधान से ली गई है? तो क्या ए में दोस्तों यूनाइटेड किंगडम से ली गई है, बी में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, सी में दोस्तों क्या आयरलैंड से ली गई है, या डी में दोस्तों क्या कनाडा से ली गई है? यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम ऑप्शन सही है, यानी कि ये ऑप्शन भारत में चुनाव प्रणाली दोस्तों यूनाइटेड किंगडम देश के संविधान से ली गई है। भारत के जो चुनाव प्रणाली है जो यूनाइटेड किंगडम के देश से ली गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के मामले में किसी भी विवाद के बारे में हम अंतिम अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति का अगर दोस्तों चुनाव है, इसके मामले में अगर विवाद हो जाता है तो अंतिम फैसला विवाद का अंतिम फैसला कौन करेगा? ए में दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष, बी में दोस्तों प्रधानमंत्री, सी में दोस्तों उपराष्ट्रपति, डी में सुप्रीम कोर्ट, डी में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट इसका ऑप्शन सही है। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव के मामलों में यदि किसी भी विवाद के बारे में अंतिम दोस्तों फैसला या अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दोस्तों विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। इनमें से दोस्तों 4 विषय है, इनमें से कौन सी विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? यानी कि ए में दोस्तों पुलिस, ए में कौन है? पुलिस, बी में न्याय, बी में है दोस्तों न्याय, बी में है न्याय, सी में दोस्तों जेल और डी में है शिक्षा। शिक्षा है दोस्तों वो दोस्तों राज्य सूची में नहीं है, वो दोस्तों समवर्ती सूची में। कहाँ है? समवर्ती सूची में। तो यहाँ पर शिक्षा है जो राज्य सूची में नहीं है। ये दोस्तों यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो डी ऑप्शन सही है, शिक्षा राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। इसमें जेल है जो राज्य सूची में सम्मिलित है, न्याय भी राज्य सूची सम्मिलित है और पुलिस भी राज्य सूची में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयुक्त के सेवा शर्तें और इसका दोस्तों कार्यकाल सुनिश्चित करता है। यानी कि निर्वाचन आयोग की सेवा और शर्तें और इनका दोस्तों कार्यकाल है वो दोस्तों कौन सुनिश्चित करता है? इसमें दोस्तों एक संविधान, बी में संसद, सी में दोस्तों राष्ट्रपति और डी में दोस्तों सरकार। यानी इसमें ए ऑप्शन संविधान सही है। यानी कि दोस्तों निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें और कार्यकाल दोस्तों संविधान सुनिश्चित करेगा। संविधान में जो लिखा हुआ है वो ही सुनिश्चित होता है। चलिए अगला प्रश्न है, संसद में निम्नलिखित में से गैर सदस्य में से किस संसद को संबोधित करने का अधिकार है? अगर दोस्तों संसद में अगर गैर सदस्य किसी भी संसद को संशोधित करने का अधिकार किसको है? यानी इसमें दोस्तों भारत के महान्यायवादी के पास है, क्या दोस्तों सॉलिसिटर जनरल के पास है, या दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास है, या मुख्य चुनाव आयुक्त के पास है? इसमें दोस्तों भारत के महान्यायवादी ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। संसद में निम्नलिखित गैर सदस्यों में से संसद को संबोधित करने का अधिकार दोस्तों भारत के महान्यायवादी के पास होता है। यानी कि संसद में जो गैर सदस्य है उसको दोस्तों संसद में संशोधित करने का अधिकार दोस्तों भारत का महान्यायवादी के पास होता है। अगला प्रश्न है, अध्यक्ष के चुनाव की तारीख को निर्दिष्ट कौन करता है? यानी कि दोस्तों अध्यक्ष की चुनाव की जो तारीख है उसको निर्दिष्ट कौन करेगा? ए में दोस्तों राष्ट्रपति, बी में है डिप्टी स्पीकर, सी में दोस्तों प्रधानमंत्री और डी में है चुनाव आयुक्त। अगर दोस्तों अध्यक्ष का चुनाव तारीख है तो दोस्तों चुनाव तारीख की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, या डिप्टी स्पीकर करेगा, या दोस्तों प्रधानमंत्री करेगा, या चुनाव आयोग करेगा? इसमें दोस्तों राष्ट्रपति है जो अध्यक्ष पद के चुनाव की निर्दिष्टता जो राष्ट्रपति करता है और चुनाव आयुक्त होता है वो चुनाव करवाता है। यानी कि राष्ट्रपति अध्यक्ष पद के लिए जो तारीख है वो निर्दिष्ट दोस्तों राष्ट्रपति करेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक नया राज्य बनाने का अधिकार किसे है? यानी कि अगर नया राज्य बनाना है तो उसका अधिकार किसके पास होता है?
जैसे तेलंगाना राज्य बनाया गया है, तो उसमें दोस्तों किसने बनाया था? यानी ए राष्ट्रपति ने बनाया था, बी संसद ने, सी दोस्तों राज्य विधायिका ने, डी दोस्तों प्रधानमंत्री है उसने। यानी कि इसमें दोस्तों संसद ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। यानी कि भारत में नया राज्य बनाने की शक्ति संसद के पास होती है। यानी नया राज्य बनाने की शक्ति दोस्तों संसद के पास होती है। चलिए अगला प्रश्न। अनिश्चित काल के लिए संसद की बैठकों को स्थगित करना कहलाता है। अगर अनिश्चित काल के लिए हम संसद की बैठकों को अस्थगित करेंगे तो दोस्तों इसमें क्या 17वां सन होगा ए में, बी में दोस्तों कार्य स्थगन होगा, और सी में दोस्तों अनिश्चितकालीन स्थगन करनी पड़ेगी, या दोस्तों इसमें अवकाश करना पड़ेगा। इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए, अनिश्चित काल के लिए अगर हमें संसद की बैठक को स्थगित करना है, अनिश्चित काल के लिए कुछ समय के लिए हमें संसद की जो बैठकें हैं उन्हें रोकना है, उन्हें स्थगित करना है, तो हम उसे अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित करेंगे। जो अनिश्चितकालीन स्थगन के लिए हम स्थगित कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों वो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन मिलता है? क्या अनुच्छेद ए में है 14 से 18, बी में अनुच्छेद 19 से 22, सी में है दोस्तों अनुच्छेद 25 से 30, और डी में अनुच्छेद 23 से 24। इसमें दोस्तों अनुच्छेद 19 से 22, यानी अनुच्छेद 19 से 22 है दोस्तों, यानी कि बी ऑप्शन सही है। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य है। यानी कि 19 से 22 के मध्य स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव था, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ है दोस्तों उसका पहला महासचिव कौन था? इसमें दोस्तों एक है एड हैमरशोल्ड, डेग हैमरशोल्ड। दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव कौन था, प्रथम महासचिव एड, जिसमें दोस्तों ए में है डेग हैमरशोल्ड, और दूसरे में है दोस्तों बी में है त्रिगवेली, सी में है दोस्तों यूथॉन, और दोस्तों डी में है कुर्त वाल्डहीम। दोस्तों इसमें त्रिगवेली नाम का जो व्यक्ति था वो संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव त्रिगवेली था। संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव त्रिगवेली था। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद में अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है? संयुक्त राष्ट्र संघ के दोस्तों सुरक्षा परिषद है उसमें अस्थायी सदस्यों की जो कार्य अवधि है वो दोस्तों कितनी होती है? ए में दोस्तों 1 वर्ष, ए में है दोस्तों 1 वर्ष, बी में है दोस्तों 2 वर्ष, सी में है दोस्तों 5 वर्ष, और डी में है दोस्तों 6 वर्ष। इसमें दोस्तों बी ऑप्शन सही है 2 वर्ष। इसमें दोस्तों 2 वर्ष ऑप्शन सही है। यानी कि यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं उनका दोस्तों कार्यकाल 2 वर्ष होता है। उनका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्य अवधि कितनी होती है? 2 वर्ष। अगला प्रश्न, यहाँ पर भारतीय संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? भारतीय संविधान में हमारे राष्ट्र जो देश है उसका उल्लेख दोस्तों भारत के संविधान के दोस्तों में किस नाम से उल्लेखित किया गया है? ए में दोस्तों भारत और हिंदुस्तान, ए में भारत और हिंदुस्तान, और बी में दोस्तों केवल भारत, बी में दोस्तों केवल भारत, सी में भारत और इंडिया, डी में है भारत हिंदुस्तान एवं इंडिया, भारत हिंदुस्तान एवं इंडिया। इसका सही ऑप्शन भारत और इंडिया, सी ऑप्शन सही है भारत और इंडिया। यानी कि भारतीय संविधान में हमारे राष्ट्र में उल्लेखित भारत और इंडिया नाम से प्रसिद्ध है। यानी भारत के संविधान में भारत का नाम क्या लिखा हुआ है? भारत तथा इंडिया, भारत तथा इंडिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रीट का अर्थ किसके अधिकार से है? किस अधिकार से? यानी कि दोस्तों प्रश्न बनता है कि रीट का अर्थ हमें बताना है किस अधिकार से है। किस अधिकार से हमें रीट का अर्थ है दोस्तों? ए परमादेश,
बी में दोस्तों उत्प्रेषण लेख, सी में आधिकारिक प्रसा, डी में बंदी प्रत्यक्षीकरण। आधिकारिक प्रसा है दोस्तों, वो दोस्तों सही है सी ऑप्शन, यानी कि रीट का अर्थ किस अधिकार से है दोस्तों, वो दोस्तों है अधिकार प्रसा से। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के भाग 3 के अनुसार मंत्रिमंडल है दोस्तों, मंत्री परिषद है दोस्तों, वो निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। भारत के संविधान में अनुच्छेद 35 के भाग 3 में मंत्री परिषद है दोस्तों, इसमें किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगा। ए में दोस्तों राष्ट्रपति, बी में क्या संसद, सी में दोस्तों लोकसभा और डी में दोस्तों राज्यसभा। इसमें दोस्तों लोकसभा ऑप्शन है दोस्तों, वो दोस्तों लोकसभा ऑप्शन सही होगा, यानी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के भाग 3 के अनुसार मंत्रिमंडल है दोस्तों, वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगी। अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव करवाने का निर्णय किसके पास होता है। अगर किसी पंचायत का चुनाव करवाना है तो उसका निर्णय कौन लेगा। ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी जिलाधिकारी और डी में दोस्तों चुनाव आयुक्त। इसमें दोस्तों राज्य सरकार सही है। ग्राम पंचायत या पंचायत का अगर चुनाव करवाना है तो इसमें दोस्तों राज्य सरकार निर्णय लेगा कि चुनाव कब करवाना है और किस दिनांक को करवाना है, ये राज्य सरकार कहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किससे निर्देशित किया गया है, यानी कि राष्ट्रपति पद का चुनाव संबंधी विवाद है दोस्तों, वो दोस्तों किसे निर्देशित करेगा। ए में दोस्तों संसदीय समिति, बी में है लोकसभा समिति, सी में निर्वाचन आयोग और डी में है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय दोस्तों डी ऑप्शन सही है, यानी कि यहाँ पर राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद उच्चतम न्यायालय निर्देशित करता है, यानी कि राष्ट्रपति चुनाव के संबंधी जो भी विवाद हो जाता है उसका दोस्तों निर्णय उच्चतम न्यायालय ही लेगा। भारतीय संविधान के किस भाग में उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है, यानी कि भारत के संविधान के किस भाग में आत्मा की संज्ञा दी गई है। ए मूल अधिकार में है, बी में क्या प्रस्तावना में है, सी में क्या संवैधानिक उपचारों के अधिकार में है या डी में दोस्तों संशोधन प्रक्रिया में। यहाँ पर दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार सी ऑप्शन सही होगा। भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों के अधिकार के भाग में आत्मा की संज्ञा दी गई है। भारतीय संविधान के आत्मा की संज्ञा किस भाग में दी गई है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार में दी गई है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति संख्या है। निम्नलिखित में से लोकसभा और राज्यसभा के गणपूर्ति की संख्या कितनी है। ए में दोस्तों कुल सदस्य संख्या का 1/5, बी में दोस्तों कुल सदस्य संख्या का 1/6, अगर सी में है दोस्तों कुल सदस्य का 1/10 और डी में है दोस्तों कुल सदस्य का 1/12। इसमें दोस्तों सी ऑप्शन सही होगा 1/10, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के गणपूर्ति की संख्या 1/10 होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ किया गया था। यानी कि 2 अक्टूबर 1959 को भारत के पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ किया गया था। नागौर, ए नागौर राजस्थान में, बी दोस्तों है राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में, सी में दोस्तों अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में या दोस्तों डी में है पुणे महाराष्ट्र में। ये दोस्तों ए ऑप्शन सही है नागौर राजस्थान में। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ नागौर राजस्थान से प्रारंभ किया गया था। अगला बात है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो निर्देशित करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या अनुच्छेद 54 में है, ए बता रहा है, बी में है दोस्तों अनुच्छेद 61, सी में अनुच्छेद 52 और डी में है दोस्तों अनुच्छेद 55, या इसमें अनुच्छेद 52 सही है, यानी सी ऑप्शन सही है। यानी अनुच्छेद 52 के तहत हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति
राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 के अंतर्गत निर्देशित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधानों में मंत्री परिषद की नियुक्ति दोस्तों, मंत्री परिषद है उसकी नियुक्ति दोस्तों पदयुक्तियों की विवेचना करता है। भारतीय संविधान के कौन से प्रावधान है जो दोस्तों मंत्री परिषद की नियुक्ति और उसके पदयुक्ति की विवेचना करता है? इसमें दोस्तों क्या अनुच्छेद 70 सही है? क्या दोस्तों ए बी में दोस्तों अनुच्छेद 72, सी में दोस्तों अनुच्छेद 74 और डी में अनुच्छेद 75 दोस्तों डी ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 75 के तहत मंत्री परिषद के नियुक्ति तथा पदव्युक्ति की विवेचना अनुच्छेद 75 में की गई है। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? यानी कि राज्य विधानमंडल में दोस्तों ऊपरी सदन की बात की गई है और ऊपरी सदन कौन सा है? ए में दोस्तों विधान परिषद, बी में दोस्तों विधानसभा, सी में है दोस्तों राज्यसभा और डी में है दोस्तों लोकसभा। डी में कौन है? लोकसभा। दोस्तों इसमें से विधान परिषद दोस्तों जो ए ऑप्शन सही है, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन विधान परिषद होता है। विधानमंडल का ऊपरी सदन दोस्तों विधान परिषद होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं? इसमें दोस्तों किसको समाप्त किया जा सकता है पर इसे भंग नहीं कर सकते? ए राज्यसभा को, बी नगर पालिका को, सी ग्राम पंचायत को, डी में विधान परिषद को। दोस्तों विधान परिषद है दोस्तों इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसे विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है पर इसे भंग कभी नहीं किया जा सकता। अगर ये प्रश्न कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? यानी भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा संशोधन किया गया था जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा दिया गया है? पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है। चलिए उसमें ए में है 74वें, बी में 72वें, सी में है दोस्तों 73वें, डी में है 73वें, यानी कि 73वें सही है। डी ऑप्शन 73वें संविधान संशोधन, भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा दिया गया है। यानी भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को दोस्तों संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ये प्रश्न कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, राज्य में विधान परिषद की संरचना का विघटन कौन करता है? अगर राज्य है, राज्य में जो परिषद की संरचना और विघटन दोस्तों कौन करता है? इस ए में दोस्तों विधानसभा, बी में संसद द्वारा, सी में दोस्तों संसद द्वारा राज्य की अनुशंसा पर दोस्तों और डी में है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा राज्य की अनुशंसा करना। इसमें संसद और राज्यपाल की जो अनुशंसा सही है, यानी कि संसद और राज्यपाल की अनुशंसा पर राज्य में विधान परिषद की संरचना का विघटन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं व्यापक संविधान किस देश का है? दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण कई बार पूछा जा चुका है। ये दोस्तों इसका सही उत्तर भारत है। पीछे के एग्जाम प्रश्नों में हमने वीडियो में भी इसमें बात की थी। सबसे बड़ा लिखित संविधान दोस्तों, व्यापक संविधान, बड़ा संविधान भारत का है। निम्नलिखित में से राज्य विधानमंडल की ऊपरी सदन कौन सा है? दोस्तों निम्नलिखित में से राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? इसमें ए में दोस्तों विधान परिषद, बी में दोस्तों है विधानसभा, सी में राज्यसभा, डी में दोस्तों लोकसभा। इसमें दोस्तों विधान परिषद है दोस्तों, वो ऑप्शन सही है, यानी कि ए ऑप्शन। यहाँ पर राज्य विधानसभा का ऊपरी सदन विधान परिषद है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर करें। दोस्तों हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइब और 4000 आवर्स पूरे होने पर दोस्तों इसके बाद 100% की लाइव न्यूज़ चलेगी, जिसमें आपको उत्तर बताना है। अगर गलत हुआ तो इसका सही उत्तर मैं बताऊंगा। ये लाइव क्लास का सहयोग दें और लाइव क्लास का देखने का मजा भी कुछ अलग आएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, उस पर हम चर्चा करते हैं। निम्न में से
वो कौन सा राष्ट्रपति था जिसमें राष्ट्रपति के रूप में जो निर्विरोध चुना गया? वो दोस्तों कौन सा राष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध के रूप में चुना गया था? ए दोस्तों, ए में है राधाकृष्णम, बी में दोस्तों KR नारायण, सी में दोस्तों डॉक्टर N सजीवन रेड्डी और डी में दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों DM सजीवन रेड्डी इसमें सही है। CM सजीवन रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध के रूप में चुने गए थे। बात करते हैं विधान परिषद के सदस्यों की संख्या राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या के कितने अधिक नहीं हो सकती। यानी कि दोस्तों विधान परिषद के सदस्य की संख्या है दोस्तों, उसमें राज्य के विधानसभा के सदस्यों से कितने अधिक नहीं हो सकती। दोस्तों ए में दोस्तों 1/3, बी में 1/3, ए में दोस्तों 2/3, इसमें ए में दोस्तों 1/3, सी में दोस्तों 3/3 और डी में दोस्तों 1/4। इसमें 1/3 बी ऑप्शन सही है दोस्तों। यानी कि विधान परिषद के सदस्य की संख्या दोस्तों विधान सभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया गया है? यानी संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया गया है? ए में दोस्तों विधानसभा, बी में दोस्तों विधान परिषद, सी में राज्यसभा और डी में है लोकसभा। ए में दोस्तों विधानसभा, बी में है विधान परिषद, सी में है राज्यसभा, डी में है लोकसभा। इसमें दोस्तों सही प्रश्न उत्तर विधान परिषद है। इसका सही उत्तर होगा विधान परिषद। यानी कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से विधान परिषदों की समाप्ति की गई है। यानी भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद की समाप्ति कर दी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दोस्तों 10वीं अनुसूची की बात की जा रही है, वो दोस्तों किससे संबंधित है? ए दल बदल कानून से, बी संघ की भाषाओं से, सी जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जाओं से या डी दोस्तों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों दल बदल कानून अधिनियम भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित है। यानी कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? निम्नलिखित में से दोस्तों इस कौन सा राज्य है जहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? ए पंडिचेरी, बी गोवा, सी दोस्तों दिल्ली, डी में दोस्तों लक्षद्वीप। यहाँ पर दोस्तों लक्षद्वीप सही है। लक्षद्वीप में दोस्तों विधानसभा का अस्तित्व नहीं है। विधानसभाएं जो दोस्तों लक्षद्वीप में नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? यानी कि भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचन का प्रावधान करती है? जिसमें दोस्तों बताया गया है कि राज्य की विधानसभाएं निर्वाचित करती है। ए अनुच्छेद 170, बी में अनुच्छेद 174, सी में दोस्तों अनुच्छेद 178 और डी में अनुच्छेद 172। इसमें दोस्तों अनुच्छेद 170 सही है। अनुच्छेद 170 के तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 170 के तहत राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचन का प्रावधान करती है। राज्य में विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान अनुच्छेद 170 भारतीय संविधान में है। आगे बात करते हैं, भारतीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या के कितने अधिक नहीं हो सकती? यानी कि विधान परिषद के सदस्य की संख्या और राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या दोस्तों कितनी अधिक नहीं हो सकती? ए में दोस्तों 2/3, बी में दोस्तों 1/3, सी में 3/3, डी में 1/4। इसमें 1/3 बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन है जो 1/3 ऑप्शन सही है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों विधान परिषद के सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या से 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? ए में लोक लेखा समिति, बी में प्राक्कलन समिति, सी में दोस्तों सरकारी उपक्रम समिति और डी में याचिका समिति। चलिए दोस्तों, बी में प्राक्कलन समिति, सी में है सरकारी उपक्रम समिति और डी में है
याचिकी समिति, इसमें प्राक्कलन समिति दोस्तों, बी ऑप्शन सही है। प्राक्कलन समिति है जो सबसे बड़ी संसदीय समिति है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दोस्तों भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? प्रश्नों को घुमाकर पूछा गया है। यह दोस्तों दल बदल कानून से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? यानी कि मंत्रिपरिषद है दोस्तों, वो किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? ए उपराष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी में है दोस्तों राज्यसभा। इसमें दोस्तों लोकसभा सही है। मंत्रिपरिषद दोस्तों जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? यानी कि दोस्तों किस संघ में कार्यपालिका की शक्ति निहित है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मंत्रिपरिषद, डी में है दोस्तों संसद। इसमें दोस्तों राष्ट्रपति सही है। यानी कि राष्ट्रपति दोस्तों संघ की कार्यपालिका की शक्ति में निहित होती है। राष्ट्रपति पद है दोस्तों, वह संघ की कार्यपालिका शक्ति में निहित होता है। चलिए अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। यानी कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? ए में दोस्तों राज्यसभा के सदस्य, बी में दोस्तों लोकसभा के सदस्य, सी में दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य, डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। यानी कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल शामिल होते हैं। निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? इसमें दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा के दोनों हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं, वे दोस्तों उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। ये प्रश्न कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा, ये 100% गारंटी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? यानी कि राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके उत्तरदायित्व होते हैं? एक होता है विधानसभा के, दूसरा है विधान परिषद के, सी में है दोस्तों राज्यपाल के और डी में है दोस्तों राष्ट्रपति के। इसमें दोस्तों विधानसभा जो है, जो ए ऑप्शन सही है। राज्य मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के उत्तरदायित्व होते हैं। यानी कि राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? वित्तीय आपातकाल का दोस्तों वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 370, ए में है अनुच्छेद 310 सॉरी ए में है अनुच्छेद 310, बी में अनुच्छेद 350, सी में अनुच्छेद 360 और डी में है अनुच्छेद 368। इसमें दोस्तों अनुच्छेद 360 सही है। यानी कि सी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 360। वित्तीय आपातकाल का वर्णन अनुच्छेद 360 के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है, किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्नलिखित में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? धन विधेयक दोस्तों किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? वो दोस्तों राज्यपाल है। इसी प्रश्न पीछे भी पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल नहीं है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल नहीं है? एक में है दोस्तों काम का अधिकार में नीति निर्देशक तत्व शामिल नहीं है, बी में दोस्तों है समान का अधिकार, सी में सूचना का अधिकार, डी में दोस्तों यहाँ पर है पर्यावरण का अधिकार। दोस्तों इसमें सी सही है, सूचना का अधिकार है दोस्तों। इसमें दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल नहीं किया गया है। आगे अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति आपातकाल शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? भारत में दोस्तों राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं वह दोस्तों किस देश के संविधान से ली गई है? यानी भारत की राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियां, ए कनाडा, ए में दोस्तों कनाडा, बी में ऑस्ट्रेलिया, सी में जर्मनी, डी में अमेरिका। इसमें दोस्तों सी ऑप्शन जर्मनी सही है। भारत के राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियां जर्मनी देश के संविधान से ली गई हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, इससे अगला प्रश्न है, विधान परिषद का सदस्य
विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? विधान परिषद के दोस्तों सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी में 30 वर्ष और डी में दोस्तों 35 वर्ष। इसमें सी ऑप्शन सही है, 30 वर्ष। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होना अति आवश्यक है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? लोकसभा में दोस्तों विश्वास मत किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाला व्यक्ति कौन था? ए में दोस्तों चौधरी चरण सिंह, बी में दोस्तों मोरारजी देसाई, सी में है एस.डी. देवगौड़ा, डी में है इंदिरा गांधी दोस्तों। इसमें दोस्तों चौधरी चरण सिंह सही है। लोकसभा का अविश्वास मत प्राप्त करने वाले जो बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाला व्यक्ति जो लोकसभा में एक ही दिन नहीं गए, वे दोस्तों चौधरी चरण सिंह थे। अगला बात कर लेता हूँ, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने वाले व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है? राष्ट्रपति दोस्तों किसी भी दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है। ये दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत है? ए में अनुच्छेद 70, बी में अनुच्छेद 72, सी में दोस्तों अनुच्छेद 74, डी में अनुच्छेद 82। इसमें दोस्तों अनुच्छेद 72 बी ऑप्शन सही है, यानी कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी अपराधी के लिए दोषी ठहराया गया व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद के किस निर्देशित किया गया है? यानी कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के संबंधित विवाद है दोस्तों, उसे किसे निर्देशित किया गया है? ए में संसदीय समिति, बी में लोकसभा अध्यक्ष। ए में संसदीय समिति, बी में दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष, सी में निर्वाचन आयोग, डी में उच्च न्यायालय। इसमें दोस्तों उच्चतम न्यायालय सही है, यानी कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन संबंधी विवाद है दोस्तों, वो दोस्तों उच्चतम न्यायालय संभालता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? यानी कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अपना दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा करता है? इसमें ए में अनुच्छेद 352, ए में अनुच्छेद 352, बी में अनुच्छेद 356, सी में अनुच्छेद 360, डी में अनुच्छेद 361। इसमें अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है? यानी कि प्रथम लोकसभा चुनाव में दोस्तों कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दलों का दर्जा दिया गया है? इसमें दोस्तों ए में 7, बी में 12, सी में 14 और डी में दोस्तों 21। इसमें दोस्तों सी ऑप्शन 14 सही है, यानी कि प्रथम लोकसभा चुनाव में 14 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। यानी कि प्रथम लोकसभा चुनाव होते हैं, उसमें दोस्तों 14 राजनीतिक दल हैं, उन्हें दोस्तों राजनीतिक दलों का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा का पहला सत्र कब आमंत्रित किया गया था? राज्यसभा का पहला सत्र दोस्तों ए में 18 अप्रैल 1950, बी में 5 जुलाई 1952, सी में दोस्तों 13 मई 1952 और डी में दोस्तों 12 दिसंबर 1948। इसमें दोस्तों 13 मई 1952 सी ऑप्शन सही है। राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को आमंत्रित किया गया था। दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को आमंत्रित किया गया था। बात करता हूँ अगले प्रश्न की तरफ, राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? राष्ट्रपति के विरुद्ध दोस्तों महाभियोग चलाएंगे, ये प्रक्रिया किस देश के संविधान चली गई है? ए अमेरिका, बी कनाडा, सी जापान, डी आयरलैंड। इसमें दोस्तों अमेरिका सही है। जो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है जो देश के संविधान से किस देश के संविधान के ली गई है? राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग शक्ति चलाते हो वो दोस्तों अमेरिका देश के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति के वेतन और भत्ते को कौन निर्धारित करता है? लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के जो सभापति हैं उनके वेतन और भत्तों को कौन निर्धारित करता है? ए में दोस्तों राष्ट्रपति, बी में वेतन आयोग, सी में दोस्तों कैबिनेट और डी में दोस्तों
संसद। इसमें दोस्तों संसद ऑप्शन सही है, यानी कि दोस्तों संसद है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा जो सभापति का वेतन है वो दोस्तों संसद तय करती है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान समय में दोस्तों देश में राष्ट्रीय आपात दलों की संख्या कितनी है? ए में 4, बी में 6, सी में दोस्तों है 7 और डी में है 8। इसमें दोस्तों 7 ऑप्शन सही है। वर्तमान में देश में राष्ट्रीय दलों की संख्या 7 है। राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? 7 है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए यदि वो राज्यसभा का सदस्य हो तो? अगर राज्यसभा का सदस्य हो और वो भारत का प्रधानमंत्री बने तो उसकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी में दोस्तों 35 वर्ष, डी में 21 वर्ष। इसमें दोस्तों 30 वर्ष सही है, यानी कि भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होगी यदि वो राज्यसभा का सदस्य हो तो। भारत का राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? ए में दोस्तों है राष्ट्रपति, बी में है दोस्तों विधि मंत्री, सी में निर्वाचन आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें दोस्तों निर्वाचन आयोग सही है, यानी कि भारत में राष्ट्रीय दलों की मान्यता निर्वाचन आयोग देता है। आगे है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों की परिभाषा की गई है? भारतीय संविधान के भारत के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री कार्यों की परिभाषा की गई है? इसमें अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 167, बी में अनुच्छेद 163, सी में अनुच्छेद 167 और डी में अनुच्छेद 167। इसमें सी ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री के कार्यों की परिभाषित अनुच्छेद 167 में की गई है। निम्नलिखित में से किस विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता? दोस्तों किस विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता? एक में है दोस्तों आपात विधेयक, दूसरा धन विधेयक, सी शिक्षा विधेयक, डी इनमें से कोई नहीं। धन विधेयक दोस्तों राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। राज्यसभा में दोस्तों धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? यानी किसको हटाने की प्रावधान संविधान में नहीं है? उपराष्ट्रपति ए, बी है राष्ट्रपति, सी गवर्नर, जी में दोस्तों अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल है दोस्तों, इसको हटाने की शक्ति संविधान के जो प्रावधान है उसमें नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? पंचायती राज प्रणाली पहले दोस्तों किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? ए आंध्र प्रदेश और राजस्थान, बी असम और बिहार, सी में अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, डी में पंजाब और चंडीगढ़। दोस्तों इसमें आंध्र प्रदेश और राजस्थान सही है। ए ऑप्शन सही है, यानी पंचायती राज प्रणाली पहले आंध्र प्रदेश और राजस्थान में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, यदि पंचायत भंग होती है तो इसकी अवधि निर्वाचन होगा। कितनी अवधि के अंदर निर्वाचन होता है? यदि पंचायत भंग हो जाती है तो दोस्तों कितनी अवधि के अंतर्गत निर्वाचन होना चाहिए? ए में दोस्तों 1 माह, बी में 3 माह, सी में 6 माह और डी में 1 वर्ष। यानी ए में दोस्तों 1 माह, बी में 3 माह और सी में 6 माह और डी में दोस्तों 1 वर्ष। यानी कि इसमें 6 माह सही है। यानी कि यदि पंचायत भंग हो जाती है तो 6 माह के अंतर्गत निर्वाचन करवाना पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कौन है? संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कौन है? ए में दोस्तों प्रतिक्षण, बी में प्रशासन और संचालन, सी में है दोस्तों भर्ती, डी में निर्वाचन। इसमें दोस्तों भर्ती ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य भर्ती निकालना, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का क्या कार्य है? भर्तियों को निकालना। अब अगला प्रश्न है, लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच में अधिकतम कितना समय अंतराल होना चाहिए? लोकसभा और राज्यसभा के बीच में दोनों के बीच में कितना अंतराल होना चाहिए? ए में दोस्तों 3 महीने, बी में है दोस्तों 6 महीने, सी में 8 महीने
डी में 9 महीने, इसमें दोस्तों 6 महीने सही है, यानी कि बी सही है। लोकसभा और राज्यसभा के दो अधिवेशनों के बीच की दूरी दोस्तों 6 महीने की होती है। लोकसभा और राज्यसभा के दो अधिवेशनों के बीच की दूरी 6 महीने होती है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संसद को भंग करने का कौन सक्षम है, यानी कि इनमें से संसद को भंग करने का काम कौन करता है। ए दोस्तों प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, बी में है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष, ए में है दोस्तों प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी में उपराष्ट्रपति, यानी कि इसमें सी ऑप्शन दोस्तों सही है। यानी कि इसमें दोस्तों संसद को भंग करने की सक्षम शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति दोस्तों संसद को भंग कर सकता है। संसद को भंग करने के सक्षम रूप से राष्ट्रपति होता है। बात करते हैं आगे, निम्न में से प्रथम लोकसभा का विपक्ष नेता कौन था, यानी इसमें से प्रथम लोकसभा के विपक्ष नेता कौन था। इसमें दोस्तों ए में है जीवी मावलकर, ए में दोस्तों कौन है जीवी मावलकर, बी में है दोस्तों एन के गोपालन, बी में है दोस्तों एन के गोपालन, सी में दोस्तों आयरन आयरन आयगर दोस्तों आयगर, एम ए अयगर सी में, डी में मीरा कुमार, इसमें ए के गोपालन दोस्तों सही है। ए के गोपालन प्रथम लोकसभा के विपक्ष नेता थे। प्रथम लोकसभा के विपक्ष नेता दोस्तों ए के गोपालन थे। बात करते हैं आगे, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है। लोकसभा का अध्यक्ष, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा, या दोस्तों प्रधानमंत्री को देगा, या राष्ट्रपति को, या दोस्तों मंत्रिपरिषद को। लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र दोस्तों लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को क्या कहा जाता है। अगर दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार होता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं। प्रत्यक्ष मत, ए में प्रत्यक्ष मत, बी में दोस्तों अप्रत्यक्ष मत, सी में दोस्तों निर्णायक मत, और डी में दोस्तों ध्वनि मत। इसमें दोस्तों निर्णायक मत यानी कि सी ऑप्शन सही है। यानी कि दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को निर्णायक मत कहते हैं। लोकसभा के जो दोस्तों मताधिकार होते हैं उसको लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार होते हैं, उन्हें दोस्तों निर्णायक मत कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र के अध्यक्ष कौन करता है, यानी कि दोस्तों भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। ए में दोस्तों राज्यसभा का सभापति, बी में दोस्तों संसद का वरिष्ठ सदस्य, सी में दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष, डी में दोस्तों भारत का राष्ट्रपति। यानी कि यहाँ पर लोकसभा का अध्यक्ष दोस्तों भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बात करता हूँ आगे, निम्नलिखित में से एक लोकसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। इसमें दोस्तों एक लोकसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। ए दोस्तों कांगड़ा, बी में दोस्तों लद्दाख, सी में दोस्तों कच्छ, और डी में दोस्तों भीलवाड़ा। इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिएगा लद्दाख दोस्तों ऑप्शन है, वो दोस्तों लद्दाख ऑप्शन सही है। यहाँ पर दोस्तों लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्णायक क्षेत्र लद्दाख है। बात करता हूँ अगले प्रश्न की, भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। भारतीय संसद के दोस्तों गठन का प्रावधान अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 80 ए, बी में दोस्तों अनुच्छेद 81, सी में अनुच्छेद 78 79, और डी में अनुच्छेद 82 82, यानी कि इसमें अनुच्छेद 79 यानी 79 सही है। यानी कि यहाँ पर भारतीय संसद के गठन का प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 79 के अंतर्गत आता है। भारतीय संसद के गठन का प्रावधान दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, वो अनुच्छेद 79 79 यानी कि 79। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यानी कि दोस्तों भारत के संविधान में प्रस्तावना और समाजवाद शब्द धर्मनिरपेक्ष शब्द हैं, वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ए में 41वें संविधान संशोधन, बी में 42वें संविधान संशोधन, सी में दोस्तों है 43वें संविधान संशोधन, और डी में
डी में है दोस्तों 44वां संविधान संशोधन, यानी कि डी ऑप्शन सही है। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दोस्तों भारतीय संविधान में प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो 44वें संविधान संशोधन के दौरान जोड़ा गया था। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, सर्वसत्ता संपन्न संसद जो कि अवधारणा किस देश की देन है। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। चलिए दोस्तों, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। ए इंग्लैंड, बी दोस्तों भारत, बी में है दोस्तों भारत, सी में है फ्रांस और डी में दोस्तों जापान। इसमें दोस्तों इंग्लैंड, इसमें दोस्तों इंग्लैंड सही है। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा दोस्तों इंग्लैंड की देन मानी जाती है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल के साथ अन्य वीडियो देखना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।